वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये है टेस्ट नंबर 6 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 2021। ठीक है, तो 256 डेज़ जो हैं शेष बचे हैं, 255 दिन शेष बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज 15 अक्टूबर है जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्वापोनिक्स कृषि प्रणाली से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें मत्स्यन के साथ साथ पौधों को भी एकीकृत तरीके से उगाया जाता है। एक्वापोनिक्स प्रणाली की आरंभिक लागत जो है मृदा उत्पादन अथवा हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में बहुत अधिक होती है। अधिक होती है, कम होती है? शुष्क क्षेत्रों के लिए यह एक उपयुक्त तकनीक है। कौन? एक्वापोनिक्स कृषि प्रणाली, क्योंकि इस तकनीक में जल का पुनः उपयोग करके खाद्य उत्पादन किया जाता है। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, हाँ तीसरा सही है और दूसरा भी सही है। बहुत अधिक महंगी होती है ये मृदा उत्पादन अथवा हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक्वापोनिक्स पारिस्थितिकी रूप से एक स्थायी मॉडल है जो दो खाद्य श्रृंखला प्रणालियों एक्वा कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स को एक साथ जोड़ता है। एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें मत्स्यन के साथ साथ पौधों को भी एकीकृत तरीके से उगाया जाता है। तो करेक्ट हो गया पहला। और एक्वापोनिक्स प्रणाली की आरंभिक लागत जो है मृदा उत्पादन अथवा हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में बहुत अधिक है। तो दूसरा भी सही है। शुष्क क्षेत्रों के लिए यह एक उपयुक्त खाद्य उत्पादन तकनीक है क्योंकि इस तकनीक में जल का पुनः उपयोग करके खाद्य उत्पादन किया जाता है, इसलिए तीसरा भी करेक्ट है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। इस मिशन की शुरुआत मार्च 2015 में की गई थी और इस मिशन के तहत 5 वर्षों में 20,000 कुशल व्यक्तियों का एक मजबूत आधार तैयार किया जाएगा जो सुपर कंप्यूटर की जटिलताओं को प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। इस मिशन के तहत स्थापित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है जिसकी गणना क्षमता टेराफ्लॉप में है, मतलब बहुत तेज। बिल्कुल, ये भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जैसे कि प्रथम क्वेश्चन के करेक्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,500 करोड़ की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। तो करेक्ट है पहला। 5 साल हो गए लगभग। इस मिशन के तहत 5 वर्षों में 20,000 कुशल व्यक्तियों का एक मजबूत आधार बनाया जाएगा जो सुपर कंप्यूटर की जटिलताओं को प्रबंधित करने में सक्षम होगा। इसके तहत पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम शिवाय है और आईआईटी बीएचयू वाराणसी में स्थापित आईआईटी बीएचयू वाराणसी में 2019 में स्थापित किया गया था। ये 1 साल हो गया इसको। इसमें 887 टेराफ्लॉप की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता है। ठीक है, तो करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट, परम शिवाय ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से वर्ष 2020 हाल ही में अपोजिशन नामक एक घटना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन गया है? हाल ही में मतलब वर्ष 2020 में, अभी अक्टूबर में हुआ ये। सबसे चमकीली वस्तु, तीसरी सबसे चमकीली वस्तु, तो पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? देखिए, तीसरी बन गया मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अपोजिशन वह घटना है जब सूर्य, पृथ्वी एवं कोई अन्य ग्रह एक पंक्ति में होते हैं और सूर्य तथा उस ग्रह के बीच में पृथ्वी होती है। यहाँ उस ग्रह का मतलब क्या है? यहाँ उस ग्रह का मतलब है मंगल ग्रह से। ठीक है, अपोजिशन की घटना तब होती है जब कोई अन्य ग्रह सामान्य तौर पर किसी वर्ष में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है। क्योंकि यह पास होता है इसलिए अंतरिक्ष में चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, अपोजिशन नामक घटना जो प्रत्येक 2 वर्ष में और 2 माह में घटित होती है, इसके कारण जो है मंगल ग्रह बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगा। और देखिए, अंतरिक्ष में सबसे चमकीली वस्तु के संदर्भ में चंद्रमा का यहाँ पर पहला स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर है शुक्र और अब तीसरे पर हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सी रंगराजन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। यह भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम बना दिया रंगराजन और कस्तूरी रंगन के बीच। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो सी रंगराजन नहीं है यहाँ पर, के कस्तूरी रंगन है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो केवल 2 सही है यहाँ पर, पहला गलत है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, ना कि सी रंगराजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 51वें स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने? गलत, इसी ने निकाला है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, और 51वें स्थान पर है भारत 2020 में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की गई ए ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है और यह वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी टेरिटरीज। अब देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की अगर बात करें तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यह दुनिया के बदलते हालात पर नज़र रखती है। यह कौन? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और दुनिया की आर्थिक राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकार को खतरे से आगाह करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, आम जीवन में उपयोग होने वाली प्लास्टिक पानी की बोतल बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैव निम्नीकरणीय है। और हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया है। पहली बात तो जो हम पानी की बोतल का यूज़ करते हैं डेली अपनी लाइफ में, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट को नहीं बल्कि असम के डिब्रूगढ़ को मिला है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020। दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक है, डी है इसका उत्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ जिले ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है, ना कि उत्तराखंड के टिहरी ने। यह स्वच्छ भारत सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में जिले द्वारा, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा उठाए गए अभिनव और प्रभावी प्रयासों के कारण प्रदान किया गया है। और देखा जाए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो देखिए केले के छिलके, टमाटर के छिलके, टाट की टोकरी, ये बायोडिग्रेडेबल हो गए। और प्लास्टिक की पानी की बोतल, एलुमिनियम की चम्मच, ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए। और ये लोहे की प्लेट जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और पबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य उपरोक्त में से कहाँ पर भारतीय गैंडे मुख्य रूप से पाए जाते हैं? देखिए, कांजीरंगा में तो है ही एक सींग वाला गैंडा, मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी है, दोनों के दोनों असम में है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नहीं, ये तीसरा भी सही है।
पवितोरा वन्य जीव अभयारण्य में भी गैंडे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, एक सींग वाला गैंडा यानी भारतीय गैंडा IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है यानी सुवैध है। भारत में गैंडे मुख्य रूप से कांजीरंगा मानस वन राष्ट्रीय उद्यान और पवितोरा वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये हिमालय की तलहटी में लंबी घास भूमियों वाले प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। और गैंडे की सभी प्रजातियों में यह सबसे बड़ा होता है। कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। गैंडों की संख्या में वृद्धि के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है और गैंडों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध भी किया गया है। और राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति की अगर बात करें तो 2019 में लाई गई थी ये एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक सींग वाले गैंडे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस में पाया जाता है, पवितोरा वन्यजीव अभयारण्य में भी है और हिमालय की तलहटी की लंबी घासों में भी है। वुल्नरेबल IUCN की रेड लिस्ट में और 1972 की अनुसूची 1 में इसको संरक्षण है। और राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति पिछले वर्ष चलाई गई इस गैंडे के लिए 2019 में। क्यों पूछा गया प्रश्न ये? हाल ही में पैरासाइट के कारण, परजीवी के कारण जो है ये गैंडे की अभी मृत्यु हो रही है। वैसे तो इनका शिकार और इनका जो है हैबिटाट लॉस के कारण इनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन परजीवी जो है इनको इनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। परजीवी के कारण इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहने वाला क्या नाग्रोनो करबक किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? बताइए। नाग्रोनो करबख किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? भारत चीन के बीच नहीं है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच नहीं है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच नहीं है, यह है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, नाग्रोनो करबख क्षेत्र जो है काकेकस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग और आर्मेनियाई पर्वत मैदान के पूर्वी भाग में स्थित है। नाग्रोनो करबख क्षेत्र एक समय में आर्मेनियाई साम्राज्य का एक हिस्सा था, परंतु अपने लंबे इतिहास के दौरान यह दक्षिण काकेकस में आए कई साम्राज्यों का साक्षी रहा है। वो कई साम्राज्य जैसे रोमन, फारसी, ऑटोमन, रूस, सोवियत संघ। देखिए, वर्तमान में यह जो है अजरबैजान की सीमा के अंतर्गत आता है, परंतु इसकी अधिकांश आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है। इस क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है ये। अब देखिए, हाल ही में हुआ क्या है, आर्मेनियाई और अजरबैजान के बीच वर्षों से विवादित रहे नाग्रोनो करबख क्षेत्र में पुनः संघर्ष जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि पिछले लगभग 3 दशकों में दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और जातीय विवाद कई बार हिंसक हो उठे हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में हुआ क्या है कि इस संघर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के शामिल होने की आशंका के कारण इस क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 चीज़ें याद रख लेना, UPSC कर लेती है सीधे सीधे। इस बार भी किया था एक प्रश्न। तो नाग्रोनो करबख सीधा उसके आगे लिख देगा अफ़गानिस्तान या चीन या पाकिस्तान या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान। मतलब अधिकतर मैचिंग करने के लिए पूछता है इस तरह का, जो न्यूज़ में रहते हैं विवादित क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला स्टेटमेंट है, गोबी मरुस्थल पूर्वी एशिया में एक बड़ा उष्ण रेगिस्तानी क्षेत्र है। तिब्बत के पठार के कारण गोबी मरुस्थल को वृष्टि छाया रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये हिंद महासागर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। देखिए, पहली बात तो ये कोल्ड डेजर्ट है, तो गलत है स्टेटमेंट। उष्ण मरुस्थल थोड़ी, ये शीत मरुस्थल है ये। तिब्बत के पठार के कारण गोबी मरुस्थल को वृष्टि छाया रेगिस्तान कहा जाता है, दूसरा सही है केवल। तो गोबी मरुस्थल पूर्वी एशिया में एक बड़ा शीत रेगिस्तानी क्षेत्र है, मतलब कोल्ड डेजर्ट है ये। इसमें इसमें जो है उत्तर में और उत्तर पूरब में चीन और दक्षिण मंगोलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। यानी नीचे मंगोलिया तो ऊपर है ना, चीन नीचे है, तो मंगोलिया का जो दक्षिणी क्षेत्र में थोड़ा आ गया, फिर चीन के अधिक क्षेत्र में उत्तर में आ गया और उत्तर पूरब में आ गया। ठीक है,
सीधे सीधे पूछ लिया भी जाता है कि गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन उसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गोबी एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। गौरतलब है कि तिब्बत का पठार हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों को गोबी क्षेत्र में पहुंचने से रोकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कॉफ़ी क्लब समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस तरह के ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। कॉफ़ी क्लब पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देखिए यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करता है कॉफ़ी क्लब, और भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। नहीं है करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, भारत कॉफ़ी क्लब समूह का सदस्य नहीं है। और कॉफ़ी क्लब जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य देश हैं उसकी सदस्यता, उसके विस्तार का समर्थन नहीं करता, गलत है, विरोध करता है। ना ये G4 का समर्थन करता है, ना ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता का विस्तार करता है, दोनों का विरोध करता है, गलत है। दूसरा वाला सही है क्योंकि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, कॉफ़ी क्लब का मेंबर इंडिया नहीं है, तो 2 करेक्ट हो जाएगा इसका केवल। तो देखिए कॉफ़ी क्लब के देश जो हैं स्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्षधर ना होकर अस्थायी सदस्यता के विस्तार के समर्थक हैं, लेकिन इन देशों की आकांक्षा सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत हितों पर कहीं अधिक टिकी हुई है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। तो विस्तार नहीं करता, ये विरोध करता है, एक तरह से अस्थाई का विस्तार करता है, उसके अस्थाई के फेवर में रहता है। तो कॉफ़ी क्लब में देखिए इटली है, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 सक्रिय देश शामिल हैं इसमें, 13 देश सक्रिय हैं इसमें। भारत जो है, इंडिया जो है, कॉफ़ी क्लब समूह का मेंबर नहीं है। अब देखिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार और G4 देशों की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का कॉफ़ी क्लब गुट जो है वो विरोध करता है। G4 का भी विरोध करता है ये, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार का भी विरोध करता है कॉफ़ी क्लब। 13 मेंबर हैं कॉफ़ी क्लब में। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।